कि जन्म कहां पर हुआ था उनका? कोलूमंड। कोलूमंड गांव कहां पड़ता है? जोधपुर। उनके पिताजी का नाम क्या था? धांधल जी। उनकी मम्मी का नाम क्या था? कमला दे। उनकी पत्नी का नाम क्या था? फूलम दे या सुप्यार दे। उनकी पत्नी कहां के राजा की राजकुमारी थी? अमरकोट के राजा थे सूरजमल सोढ़ा, उनकी क्या थी? राजकुमार। उनकी घोड़ी या मेयर का नाम क्या था? केसर काल में। और उनके तो खास दोस्त, सहयोगी, फ्रेंड, सपोर्टर थे चांदा और डामा, दोनों भील जाति के थे। किस जाति के थे? भील। थोड़ी यूं बात सुनो, देखे आप। अपने मारवाड़ में राठौड़ वंश का राज था। कौन से वंश का राज था? राठौड़ वंश का राज था। राठौड़ वंश में यहां पर एक राजा हुए, जिन राजा का नाम था दूहड़। क्या नाम था? दूहड़ नाम के एक राजा हुए। वो जो मारवाड़ के अपने राजा हुए दूहड़, उन दूहड़ के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था धांधल। क्या नाम था? और धांधल के जो बेटे हुए उनका नाम था पाबू। क्या नाम था? कहने का मतलब यह है कि पाबू जी जो थे वो मारवाड़ के राजा के भाई के बेटे हैं। इसका मतलब राजकुमार है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मारवाड़ में राठौड़ वंश था तो पाबू जी भी क्या हो गए? राठौड़। तो नाम देख लो, पूरा लिखा हुआ ऊपर। क्या लिखा हुआ है ना? पिताजी का नाम क्या है? ऐसी एक कहानी है कि एक बार धांधल जी, मारवाड़ मतलब जोधपुर वाला इलाका, और एक बार धांधल जी रात को अपने घोड़े को लेके जा रहे थे, अकेले अकेले जा रहे थे, और रात को धांधल जी के घोड़े को प्यास लग गई। तो उनको लगा यार घोड़े को पानी कहाँ पे पिलाएं, तो वो देख ही रहे थे कि यार कोई तालाब वाला आस पास में दिख जाए तो पानी पिला दे। यहीं पे रहने वाले बंदे थे तो उनको पता था कि यार फलानी जगह तालाब है, वहां पर अपने घोड़े को पानी पिलाएंगे। कहानी में एक ट्विस्ट ये है कि ऐसी अपने राजस्थान में खूब सारी बातें की जाती है कि आसमान में परियां रहती है। आसमान में क्या रहती है? परियां, एंजल, है ना, जो परियां स्वर्गलोक के अंदर जो अप्सराएं परियां रहती। ये नहीं हो पापा की परी एंजल प्रिया नाम से आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, वो नहीं। वो जो आप उस चक्कर में रिप्लाई और कर देते हो। हाँ, फिर पता चलता है एंजल प्रिया नहीं है, आगे प्रियो ही है कोई। अपने फालतू में जवाब दे रहे थे। परी नहीं है, परा था उधर है। तो अप्सरा, अप्सरा थी कोई। और ऐसी कहानियां है कि वो जो स्वर्गलोक की अप्सराएं होती है वो कई बार धरती पर घूमने के लिए आती है। एक बार ऐसी कोई एक अप्सरा थी, वो धरती पर घूमने के लिए आई। तो चला, अब धरती पर घूमने के लिए कब आए? तो ऐसा कहा जाता है कि यदि उन अप्सराओं को धरती पर को देख ले तो फिर वो वापस नहीं जा पाती, उनकी शक्तियां समाप्त हो जाती है। वरना तो उनमें उड़ान भरने की शक्ति होती है और धरती पे भी आ सकती है और उड़ के वापस जा सकती है। पर यदि आप देख लेंगे तो उड़ने की क्षमताएं क्या हो जाएगी? समाप्त। तो ये रात को आती है, क्योंकि रात को धरती पे सारे लोग सो जाते हैं, वो अपनी नाइट वॉक करके वापस चली जाती है। अच्छा, एक बार ऐसी कोई अप्सरा जब धरती पर आई तो गलती से उसका हेलीकॉप्टर लैंड कर गया अपने मारवाड़ में। बेचारे को यूरोप में जाना होगा, कहीं वहां घूमना होगा, और इधर अपने गलती से इधर लैंड कर गया। यहां नीचे उतरते गर्मी लगी भयंकर वाली। मारवाड़ में 55 डिग्री का तापमान, बंदे की बाफड़ बढ़ जाए, ये वाली गर्मी रहती है उधर। तो वो जैसे नीचे उतरे, गर्मी लगी, उसको अरे मरा दिया, गलत जगह पे आ गए। तो जहां उतरी थी वहां तालाब था, तो वो उस तालाब में नहाने लग गई कि नहाते हैं तो थोड़ी गर्मी तो कम होगी कम से कम। धांधल जी उधर से अपने घोड़े को लेके जा ही रहे थे। धांधल जी लगा घोड़े को पानी पिलाते हैं। धांधल जी उसी तालाब की तरफ आ गए जिसमें अप्सरा नहा रही थी। और धांधल जी ने जैसे पास में, उनको लगा, धांधल जी हो गए स्टेच्यू। अच्छा, अप्सरा ने थोड़ी देर बाद देखा कि भाई एक बंदा कोई झांक रहा है, जैसे उसको लगा गया एक बंदा कोई टकटकी लगा के मुझे देख रहा है। और उसने उधर देखा और देख के कहा कि मिस्टर तुम जो कोई भी हो पर धांधली कर रहे हो, ये काम गलत है, इस प्रकार से किसी महिला को नहीं देखना चाहिए। और सबसे इससे भी बुरी बात यह है कि मैं एक अप्सरा हूं और अब मेरी वापस जाने की क्षमताएं तो समाप्त हो गई, अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? धांधल जी ने कहा कि किसने कहा वापस जाना है? धांधल जी ने लगभग घुटनों के बल बैठते हुए कहा कि विल यू मैरी मी? अच्छा, अप्सरा के पास भी और कोई ऑप्शन तो है भी नहीं ना। तो अप्सरा ने कहा भाई ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? कि दो शर्तें। एक शर्त तो यह है कि मेरे लिए अलग महल होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे लिए अलग महल बनवा के देंगे। दूसरा है कि उस महल में मेरी परमिशन के बिना किसी की भी एंट्री नहीं होगी, जो भी आएगा वो मेरे से पूछ के आएगा। ठीक, तुम भी जब भी आओगे मेरे से पूछो। धांधल जी ने कहा कोई बात। शादी भी अप्सरा के साथ में, हंसी खुशी दिन व्यतीत कर रहे थे। अप्सरा के बच्चावार बच्चे का नाम रखा गया पाबू। क्या नाम रखा गया? इसलिए अपने जितने लोक देवता उनमें सबसे हैंडसम कोई लोक देवता थे तो पाबू जी महाराज। मम्मी भी चले गए ना, धांधल जी भी चले जाते तब तो क्या ही फूट रहे हुए होते। मारवाड़ के मिनक कैसे होते हैं, अपने से छाने थोड़ी हैं कोई। पर मम्मी पे गए तो बेहद फूट रहे, बेहद हैंडसम थे। अच्छा, धांधल जी को लगा कि यार ये क्या तरीका है, मतलब मेरा घर है तो मेरे घर में जब जी मैं तब जाऊं यार। तो एक दिन वो बिना बताए, बिना परमिशन लिए घर में घुस गए
और जैसे वो घुसे देखते क्या रहे, अलग ही कोतक है। वहां तो एक शेरनी बैठी है और पापू को दूध पिला रही, बोला, अरे ये क्या है यहाँ पे। और अचानक शेरनी ने जैसे ही धांधल जी को देखा, वो वापस अप्सरा बनी, और अप्सरा बनकर मैंने इसी दिन के लिए मना किया था, मैं अप्सरा हूं इसलिए मेरे पास ये भी पावर है कि मैं अपना रूप चेंज कर सकती हूँ, अपना शरीर बॉडी चेंज कर सकती हूँ, इसलिए मैं अलग अलग रूप धर के बैठी रहती हूँ यहाँ पे। अब चूंकि तूने मुझे देख लिया बिना परमिशन के आगे, इसलिए अपना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होता है, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं वापस जाऊंगी। एक माँ की अपने बच्चे के प्रति दो इच्छाएं होती है कि बच्चे को दूध पिला के थोड़ा बड़ा कर दे, और जब थोड़ा चलने फिरने लग जाए, भले यूं पैरों से ही चलने लग जाए, गुडालिए चलने लग जाए वो आगे, तब उसे अपनी पीठ पे बिठाए, खिलाए, उसके लिए घोड़ा बने। अब चूंकि मैंने इसको दूध पिला के थोड़ा बड़ा तो कर दिया, मैं इसे घोड़ा बन के खिलाती, लेकिन वो इच्छा तो पूरी नहीं हो पाएगी। अब राजा धांधल तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, बच्चे को तुम रखो। धांधल जी ने उसे रोकने की खूब कोशिश की, भाई गलती हो गई, ऐसा मत कीजिए आप, पर वो चली गई। तो कहते पाबू का पालन पोषण बाद में धांधल जी की एक रानी और थे उन्होंने किया, उन रानी का नाम था कमला थे। क्या नाम था? बाबू जी की जो खुद की मम्मी थे वो तो वास्तव में एक परी थे, अप्सरा थे, पर पालन पोषण करने वाली जो माता वे वो कौन वे? बाबूजी बड़े हुए, बाबूजी बड़े हुए तो बाबूजी की शादी का दिन फिक्स किया गया, शादी फिक्स की गई कि अमरकोट बारात जाएगी। कहां पे जाएगी? अमरकोट पाकिस्तान में सिंध के अंदर एक रियासत है। अब अपने को लगता है पाकिस्तान में इतनी दूर कैसे, तब अपने जोधपुर से ज्यादा दूर नहीं था, जोधपुर की एकदम टच करता हुआ अमरकोट है। तारबंदी के इधर अपना जैसलमेर बाड़मेर ये पड़ते हैं, तारबंदी के उधर क्या पड़ जाता है आपका? अमरकोट है। तो पहले लोगों के रिश्ते हुआ करते थे, बट डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले के लिए गुजरात दूर नहीं है, गंगानगर वाले के लिए पंजाब दूर नहीं है, तो वो का बहुत किसी जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर वाले के लिए अमरकोट भी दूर नहीं है। तो बाबूजी की शादी तय की अमरकोट। अमरकोट की वो जो राजकुमारी थी उनका नाम क्या था? फूलमद, या आप उनको क्या कह दो? सुप्या। फूलमदे कह दो या क्या कह दो? सुप्या। और अमरकोट के राजा कौन थे? सूरजमल सोडा। उन सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी। नियत दिन आया कि भाई आज आपको शादी के लिए जाना है। बाबूजी तैयार हुए, खुद इतने सुंदर थे, ऊपर से राजकुमार और है, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने, अच्छा सा साफा बांधा, साफे के अंदर जीते एंटीने कलंगी सब लगाने थे वो लगाए, मोड़ बोड़ बन एंटीना लगता है एक लंबा सा वो लगता है, उसको एंटीना बोलते हैं, वाकई एंटीना कहते हैं। तुर्रे कलंगी जो लगाने थे वो लगाए। और बाबूजी के खास दो दोस्त एकदम जिगरी जो यार है वो दो है, एक का नाम है चांदा और एक का नाम है डाम। चांदा डामा और ज्यादा तैयार हो रखे, और कभी आप देखना शादी में दूल्हे से ज्यादा दूल्हे के दोस्त तैयार होते हैं। दूल्हे के दोस्तों को पता नहीं क्यों गलत फहमी होती है कि वहां दूल्हे को नहीं देखेंगे अपने को देखेंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपने होंगे, लोग अपने को देखेंगे, इसलिए अपने को तैयार होने की आवश्यकता ज्यादा है। पर ऐसा होता नहीं है, हमेशा शादी में लोग दूल्हे को ही देखते हैं, दूल्हे के दोस्तों को देखते नहीं। फिर दूल्हा खुद भी इंटेलिजेंट होता है, दूल्हा हमेशा अपने साथ में अपने उन दोस्तों को रखता है जो ज्यादा हैंडसम नहीं होते हैं, ताकि दूल्हे को देखा जाए उनको ना देखा जाए। इसलिए यदि आपका कोई दोस्त दूल्हा बनते टाइम आपको कहे कि तू मेरा भाई और मेरे साथ रहेगा, तो आप समझ लेना कि आपका दोस्त आपके प्रति कैसी नीयत रखता है। आपका दोस्त मन ही मन सोच रहा है कि ये भूंडा आदमी मेरे साथ रहेगा तो इसको तो कोई देखेगा नहीं, सारे अपने को देखते रहेंगे। तो आपका कोई दोस्त ऐसा कहे तो उसके साथ कभी भी रहना नहीं है, उसका ना तू कर ब्याह, मैं मेरे बारात में चल लूंगा लेकिन तेरे साथ में तो नहीं। बाबूजी के सबसे खास दोस्त कौन है? और चांदा डामा ने बाबूजी को आ गया, अरे बाबूजी थू थू यार, बीन बने हुए क्या फूट रहे लग रहे हो। पर बाबूजी अफसोस, इतने अच्छे बीन बने, इतनी अच्छी बारात जाएगी, पर अपने पास अच्छी घोड़ी नहीं है। बाबूजी यार बीन के पास जब अच्छी घोड़ी नहीं हो फिर बीन का मतलब क्या निकले। बाबूजी ने कहा अब इसमें तो क्या किया जाए, जैसी घोड़ी अपने पास उसी पर बैठना पड़ेगा अपने को। तो क्या अपने गांव के अंदर एक महिला रहते हैं देवल, क्या नाम थे? एक देवल नाम की महिला रहते हैं, उनके पास में बहुत अच्छी घोड़ी है, और यदि देवल अपनी घोड़ी दे दे तो यार अपनी पार पड़ जाए। देवल की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? कि केसर कालमी यदि अपने को मिल जाए तो अपने थोड़ा मामला सटीक बैठ जाए एकदम। देख लो यार, ट्राई करके देखो। चांदा डामा देवल के पास गए, देवल को जाकर कि देवल पता होगा ही आपको कि बाबूजी की बारात जा रही है अमरकोट, घोड़ी अच्छी नहीं है हमारे पास में, यदि केसर कालमी दे दोगे बाबूजी फूटरे लगेंगे, अमरकोट के अंदर अपनी इज्जत बढ़ेगी, मारवाड़ की इज्जत बढ़ेगी, बाबूजी की इज्जत बढ़ेगी। देवल ने कहा बात तुम्हारी सही है, लेकिन मैं मेरे पास बहुत सारी गायें रखती हूँ। क्या रखती हूँ? गाय। और मेरी गायें चराने के लिए जब ग्वाला जाता है तो वो मेरी घोड़ी लेके जाता है। पहले गायों की लूटपाट बहुत हुआ करती थी, मैंने बताया था धन ही पहले गाय था, गो धन था, तो गायों की लूटपाट हो जाया करती। आज कोई आदमी चुराने का था पैसे, पहले पैसे का मतलब गाय था, तो क्या चुरा के लेके जाएगा? गाय। तो गाय कल को मान लो मेरी गाय चराने के लिए ग्वाला जाए, वहां पे लूटपाट हो जाए और डाकू आए 10 और 10 आगे गायों को लेके चले गए। गाय चराने वाले के पास यदि घोड़ी होगी तो भाग के गांव तो आएगा, गांव आगे कहेगा भाई 10 आदमी गाय चुरा के ले गए, तो गांव से 20 आदमी और जाएंगे छुड़ा के लाएंगे। और यदि घोड़ी नहीं होगी तो आएगा कैसे? और यदि पैदल पैदल आएगा तो तब तक तो पता नहीं डाकू कहां के कहां पहुंच जाएंगे। इसलिए देखो मेरी गायों की रक्षा के लिए घोड़ी आवश्यक है, इसलिए मैं घोड़ी तुम्हें नहीं दे सकता।
चांदा डामा वापस गए, चांदा डामा ने जाके बाबूजी का कि बाबूजी यार ये बात है। बाबूजी का एक बार आप ट्राई करके देखो यार, आप बीन हो, बीन की बात तो क्या ही टालेंगे। बाबूजी खुद गए, बाबूजी ने जाका महादेवल आपकी तमाम बातें सही है, गायों की रक्षा जरूरी है, पर महादेवल आप भी देखो मैं फूटरा लगूंगा, इसमें अपनी सबकी इज्जत बढ़ेगी, घोड़ी दे दी जाए। देवल ने वापस वही बात दोहराई कि बाबू बीन को जवाब नहीं देना चाहिए, पर तुम जानते हो इस हकीकत से तो कैसे इनकार किया जा सकता है। बाबू ने कहा महादेवल मैं आपको वचन देता हूं कि यदि आपकी गायों के साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ट्रेजेडी हो गई, मैं आपकी गायों को बचाने के लिए आऊंगा। मैं वचन देता हूं महादेवल कि यहां से हम रवाना हुए 10 किलोमीटर पहुंचे, इतने में मेरे को समाचार मिला कि आपकी गायों के साथ लूटपाट हो गई, मैं ब्याह करने जाऊंगा ही नहीं, मैं 10 किलोमीटर बाद वापस लौट के आ जाऊंगा। इवन यदि मैं वहां पहुंच गया और वहां बैठ के खाना खा रहा हूं तो मैं खाना छोड़ के पहले आपकी गाय बचाने के लिए आऊंगा। मैं यदि वहां पहुंचा तोरण मार रहा हूं और उस समय यदि पता चला कि आपकी गायों की चोरी हो गई तो भी मैं बचाने के लिए आऊंगा। देवल ने कहा कि जब तुम इतना कर रहे हो, तुम वचन देते हो, तो मैं तुम्हें अपनी घोड़ी सौंपती हूँ। तो बाबूजी कौन सी घोड़ी लेके जाते हैं? केसर काल में किसकी घोड़ी है? बाबूजी अमरकोट पहुंचे और वाकई केसर काल में जितना कहा गया था उससे भी ज्यादा सुंदर, उससे भी ज्यादा सुंदर नाचने वाली। पहले क्या है, जब घोड़ी लेके जाते, जिस घोड़ी पे दुल्हा बैठा होता था उन घोड़ियों को नचाया करते, कि दुल्हा खुद बहुत अच्छा घुड़सवार हुआ करता था इसलिए घोड़ियों को नचाता था। और ये शादी ब्याह के अंदर एक यूं वो होता था, गेम होता था कि भाई दुल्हे वाली घोड़ी नाच रही है कि नहीं नाच रही है, दुल्हा घोड़ी को नचा सकता है कि नहीं नचा सकता है। आजकल नए तो वैसी घोड़ियां, और फिर सबसे बुरी बात है आजकल दुल्हे में तंत कहाँ है ना। तो आजकल तो घोड़ी पे बिठाने के बाद दूल्हे के दूल्हा कहता है दो इधर खड़े रहो, दो इधर खड़े रहो, कभी भी गिर सकता हूं मैं, इसलिए पकड़ के रखना है, न तो चढ़ा जाता है ना उतरना आता है, इसलिए दो दो आदमी साथ साथ में चलते हैं। और घोड़ी सी थोड़ी सी लात मार दे तो दूल्हे को लगता है कि डमक डमक है मामला, कभी साफा उड़ता है और कभी कुछ ही उड़ता है। वहां भी वो मामला थोड़ा गंभीर सा वैसे रहता है हमेशा। पर बाबूजी अच्छे घुड़सवार थे खुद, बाबूजी वहां गए, घोड़ी बहुत सुंदर नाचे, बाबूजी घोड़ी को नचाए, फिर बाबूजी इतने सुंदर, अमरकोट में चारों तरफ हाका फूटा हुआ, सब तरफ वैसी बातें, अरे इतनी शानदार तो बारात आई है मारवाड़ से, इतना फूट रहा बींद आया है और उससे भी सुंदर घोड़ी, कि घोड़ी क्या नाच रही, चारों तरफ वो चर्चाएं। अमरकोट वालों को बड़ी ईगो प्रॉब्लम हुई, अमरकोट वालों को लगा यार ऐसी क्या घोड़ी लेके आ गए तुम, इतनी भी क्या चर्चाएं कर रहे हो। चारों तरफ बाबूजी को और घोड़ी को देखने के लिए लोग मंड रहे। गांव में अभी फैशन है कि बारात आती है तो लोग देखने के लिए जाते हैं। आदमी तो क्या घरों से बाहर निकल निकल के चले जाए, महिलाओं के साथ दिक्कत होती है कि महिलाएं घरों से बाहर तो जा नहीं सकती, तो फिर कैसे देखे बींद को, तो बाद में घरों पे छतों पे चढ़ चढ़ के देखती है। अब पर गांव में पर्दा प्रथा होती है, महिला घूंघट उगाड़ के तो छत पे चढ़ नहीं सकती, इसलिए महिलाओं ने एक नया तरीका निकाला कि घूंघट तो रहेगा लेकिन दूरबीन बना लेगी, तो घूंघट को थोड़ा सा उगाड़ के ऐसे, मतलब वो स्टाइल मुझे शानदार ही लगती है। ये ठीक है, मतलब नीचे वाला आपको देख नहीं सकता पर आप दूरबीन से सब कुछ देख सकती हो। तो अमरकोट की महिलाएं खूब सारी दूरबीन बना बना के बाबूजी को देखे। बाबूजी के जो साले थे ना उनको बड़ा बुरा लगा, और बाबूजी के सालों ने कहा क्या रे मारवाड़ वालों, इतनी भी क्या घमंड है, हमारी घोड़ी ऐसी हमारी घोड़ी ऐसी, दौड़ करवा के देखो, देख हमारे पास घोड़ा खड़ा, बाबूजी का साला घोड़ा लिए खड़ा था वहां, मेरा घोड़ा है और तुम्हारी घोड़ी को दौड़ करवा लो। बाबूजी ने कहा करवा लेंगे, ब्याह हो जाए उसके बाद करवा लेंगे। उसने कहा डर गए बस, अब भी कराओ। अरे कहा यार बात ये नहीं है डरने की, बात ये है कि हमारी घोड़ी 30 किलोमीटर चल के आई है, तुम्हारा घोड़ा फ्रेश खड़ा है एकदम, और अभी यदि दौड़ करवाओगे तुम्हारा घोड़ा जीतना ही है, एक बार घोड़ी को थोड़ा आराम मिल जाए, बात तुम कहोगे तब करवा लेंगे। उसने कहा साहब ये सब बहाने हैं। तो बाबूजी ने कहा यार तुम और कुछ भी कर सकते हो, जयकांत सिकरे का ईगो हट नहीं कर सकते, लाओ तुम लाओ देखे तुम्हारा। और हाथों हाथ बाबूजी अपनी केसर कालमी पे बैठे, उधर बाबूजी का साला अपने घोड़े पर बैठा, घोड़ा एकदम नया खोल के लाए उस टाइम, एकदम आराम से तंदुरुस्त घोड़ा, घोड़ी बेचारी थी चल के आई हुई थकी हुई, उसके बावजूद दौड़ में केसर कालमी जीतती है। बाबूजी एक बार वापस उनकी तरफ देखते हैं कि क्या हाल है, क्या हुआ। अब उनको और गुस्सा आया, अरे यार ये तो दौड़ में और हरा गई केसर कालमी अपने को। तो कहते हैं कि बाबूजी जब तोरण मारने के लिए गए तो तोरण बहुत ऊंचा बांधा। अच्छा हिंदी जब आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे तोरण मारना एक मुहावरा है, और तोरण मारने का मतलब होता है शक्ति प्रदर्शन करना। क्या मतलब होता है तोरण मारने का? शक्ति प्रदर्शन करना, उसका कि अपनी पावर दिखाना, मसल पावर दिखाना, वहां शक्ति प्रदर्शन करना। इसलिए आज भी गांव में यदि कोई आदमी इस प्रकार की बातें ज्यादा करेगा, अरे मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया, तो कोई ना कोई डोकरे का यार चुप रहे, कौन से तोरण मार के आए हो। पहले होता क्या था, किसी एक राजकुमारी से ब्याह करने के लिए 5 बारात आ गई, राजकुमारी सुंदर थी, 5 राजकुमार आ गए कि हमें ब्याह करना, अब कौन से के साथ ब्याह करो। तो बाद में घर वाले कहते हमने तोरण बांध दिया, अब इस ऊंचा तोरण बांध दिया, इस तोरण को जो मार देगा उसके साथ हम शादी कर दे। तो वो कंपटीशन हुआ, 4 तोरण मार नहीं सके, एक ने तोरण मार दिया तो उसके साथ क्या कर दी जाती शादी। तो तोरण ऊंचे बांधे जाते। आजकल तो वो भी भगवान जाने एकदम तोरण नीचा सा तो बांधते हैं, और दूल्हे कहते अड़ा दे तलवार,
दूल्हे से उस नीचे वाले तोरण पे नहीं अड़ती, तो फिर घर वाले कहते हैं रुको रुको हम तोरण और नीचा कर रहे हैं, तो कई बार तो लटकाते हैं तोरण को, तू लगा तो सही इसके। दूल्हा उसमें डरता है कि आगे हुआ तो गिर जाऊंगा, तो जैसे जैसे उसके आगे करते हैं, तलवार टच करता है, फॉर्मेलिटी सी पूरी कर लेते हैं। पर बाबूजी जब गैर जाके देखा कि अमरकोट का गढ़ के ऊपर ही ऊपर एकदम तोरण बांधा हुआ, बाबूजी ने तोरण देखा और बाबूजी की समझ में आ गई इतना ऊंचा नहीं लगेगा। इतना ऊंचा तोरण तो यदि घोड़ी पे खड़े भी हो जाए तो नहीं लगे, इतना ऊंचा तोरण मारेंगे कैसे। अरे वो जो सोडा खड़े थे अमरकोट वाले, जो बाबूजी के साले ससुराल वाले खड़े थे, वो बाबूजी की तरफ देख के मुस्कुराएगा। अब पता चले तुम्हारी कैसर कालमी का, यदि कैसर कालमी इतना ऊंचा तोरण मरवा दे तब तो समझ लेंगे घोड़ी में दम है, और नहीं मरवा पाए तो बाद में ऐसी वैसी घोड़ी है, फिर किस बात की बात करते हो। बाबूजी अपनी घोड़ी पर हाथ फेरते हैं, बाबूजी अपनी घोड़ी को कहते हैं कि कैसर मत ना दीजिए आज थारो मारो पोत। पोत समझते हो, भेद, पोल खुल जाना किसी के ना, कि कैसर मत ना दीजिए आज थारो मारो पोत, कि कैसर आज तेरा और मेरा दोनों का पोत मत दे देना, बेइज्जती मत करवा देना। यहाँ पे कैसर मत ना लजाए आज राठौड़ारी जातड़ी, कि हे कैसर आज मारवाड़ के राठौड़ वंश को लज्जित मत कर देना, इनके सामने इज्जत रख लेना। उधर जो वो ढोल बजा रहा था लड़का, उसको बाबूजी कहते हैं कि ढोली रात छोरा तू तो मदरो ढोल बजा, कि हे ढोल बजाने वाले धीमा धीमा ढोल बजा, ढोल रे धमाके मारे कैसर घोड़ी नाच सी। इस ढोल के धमाके पे कौन नाचेगी, मेरी कैसर। और कैसर को थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की नचाते हैं, नचाते नचाते कैसर की लगाम खींचते हैं। कैसर अपने अगले दोनों पैर गढ़ के कंगूरे पे लगा देती है, कंगूरे मतलब सबसे ऊपर ही ऊपर जो बने होते हैं उनके ऊपर लगा दे, पिछले दोनों पैरों पे कैसर खड़ी हो गई। बाबूजी आराम से घोड़ी पे खड़े होकर टच करते हैं। कैसर जब पैर वापस नीचे उतारती है तो गढ़ की ईंटें उखाड़ के लाती है। इस बार बाबूजी ने देखा वहां जीते खड़े थे, बाबूजी ने कहा तुम दो जवाब, ये मार दिया तुम्हारे गढ़ को, तोड़ा है ऊपर हमने, कंगूरे तोड़े तुम्हारे गढ़ के तोरण मारे। मैंने कई साल पहले एक कहानी पढ़ी थी, राजस्थानी की कहानी थी, उस कहानी की यहाँ पर कुछ पंक्तियां थी कि जब ये देखा कि कैसर ने जब पैर नीचे उतारे तो कंगूरे के ईंटें उतार के लाई थी, कंगूरे के पत्थर उतार के लाई थी, तो वहां अमरकोट वाले जितने खड़े थे उन सबकी आंखें नीचे झुक गई कि वो हार रहे हैं और बाबूजी वहां पे जीत रहे हैं। वहां बाबूजी की जितनी सहेलियां खड़ी थी वो जल भुन गई। वो बाबूजी की पत्नी की जो सहेलियां खड़ी थी जीती, फूलम दे की जितनी भी सहेलियां खड़ी थी वो सारी जल गई, और उनको बड़ा बुरा लगा। और अंदर जब बाबूजी की पत्नी मतलब फूलम दे ने जब ये सुना, उनको बहुत अच्छा लगा, उनको लगा मेरे वाला सरदार बाहर मामला अलग ही चल रहा है। अब बाबूजी तमाम इन बाधाओं को दूर करते हुए फेरों के अंदर जाके बैठते हैं, और बाबूजी 3 फेरे लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं, 3 फेरे लिए थे। इन 3 फेरों के दौरान ही वहां पे वो घोड़ी किसकी थी, देवल। वो जो देवल थे वो 3 फेरों के दौरान वहीं आ गए, फेरों के अंदर ही आ गए, और फेरों के अंदर आगे बाबूजी को गालियां निकाली, शर्म नहीं आती तुम्हें। उस दिन तो वहां बढ़ चढ़ के कह रहे थे कि मैं कसम देता हूं, वचन लेता हूं, मेरी गायों को कुछ भी हो जाएगा तो मैं बचाने के लिए आऊंगा। अब यहां बैठे बैठे फेरे ले रहे हो, मुझे पहले ही पता था तुम वहां जाओगे, वहां जाके तुम्हारी शादियां करोगे, गायों को मेरी कौन संभालेगा। बाबू 3 फेरों के बाद रुकते रुके, हुआ क्या माँ देवल, बात तो बताओ। तो कि मेरी गायों को जींदराव खिंची ले गया। गायों कौन ले गया, अपने नागौर के अंदर एक जगह पड़ती है जायल, कौन सी जगह है, जायल नाम की जगह। जायल का राजा था और उस राजा का नाम क्या था, तो मेरी गायों को जींदराव खिंची ले गया। बाबूजी ने कहा कि यदि आपकी गायों को जींदराव खिंची लेके गया है तो मैंने आपको वचन दिया था कि गायों की कुछ भी हो जाएगा, मैं आऊंगा, मैं किसी भी परिस्थिति में हो तो वो काम छोड़ के आऊंगा, मैं अपने फेरे छोड़ता हूं। बाबूजी 3 फेरों के बाद ही गायों की रक्षा के लिए वापस आते हैं। जोधपुर के अंदर एक गांव और पड़ता है देचू, कौन सा गांव है, इस देचू गांव में जींदराव खिंची से लड़ाई करते हैं, वो गायें बचा लेते हैं लेकिन उस युद्ध में लड़ते हुए शहीद होते हैं। हमने उस व्यक्ति को जिसने अपने वचनों की खातर फेरे छोड़ दिए थे, हमने उस व्यक्ति को जो गायों की रक्षा के लिए अपने 3 फेरे छोड़कर वापस आ गया था, देवता के रूप में माना, हमने उसे पीर कहा और हम उसकी पूजा करने लगे। तो बाबूजी किसके लिए शहीद हुए, कितने फेरों के बाद आ गए। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में आज भी शादियों में फेरे 4 ही लेते हैं। फेरे कितने लिए जाते हैं, ये 7 फेरे फिल्मों में होते हैं केवल, ये फिल्में दिखाती है कि 7 फेरों के 7 वचन निभाना, वरना फेरे 4 ही होते हैं। 3 में लड़की आगे रहे, 1 में लड़का आगे रहे। गांव वालों से यदि कोई पूछते हैं कि फेरे 4 ही क्यों हुए, तो गांव में कोई बूढ़े डोकरे बैठे, भाई रे 3 तो बाबूजी ले लिया, 3 तो किसने ले लिए थे, तो बाबूजी ने 3 तो ले लिए थे, अब हमें तो आगे वाले लेने हैं, तो हमने कितने फेरे लेने हैं,